निर्वाक विनोद में मैं संगरोध आज फिर आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम चर्चा करेंगे एक सवाल के साथ, और यह सवाल सभी के लिए है कि क्या देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी सावरकर की तरह जेल से रिहा होने के लिए अंग्रेजों से माफी मांगी थी? यह एक सवाल है, और यह सवाल इसलिए कि यह चौंकाने वाली जानकारी किसी और ने नहीं दी, देश के केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने दी। विगत कल नागपुर में लोकमत मीडिया समूह के एक कार्यक्रम में एक परिचर्चा थी कि क्या भारतीय मीडिया का पूरी तरह ध्रुवीकरण हो गया है। इस विषय पर देश के अनेक विद्वान पत्रकारों की उपस्थिति में इस पर चर्चा हुई, लोगों ने अपने अपने मत बताए। उसी दौरान उसी कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जब यह जानकारी दी तो लोग चौंक पड़े। अब एक नया विवाद खड़ा हो गया, क्योंकि उन्होंने जो कहा, वो जो जानकारी दी थी कि 1923 में अकालियों के आंदोलन के कारण उसके पूर्व में जब पटियाला के नाभा जेल में पंडित नेहरू कैद थे तो उस जेल की दीवारें मिट्टी की थी। उससे जवाहरलाल नेहरू असहज हो गए। 3-4 दिनों के बाद उन्हें कपड़े दिए गए और उन्हें इस शर्त पर रिहा किया गया कि वह पटियाला नहीं आएंगे, यह उन्होंने कहा। और इसमें जो माफी की बात आई, उससे अब ये चर्चा शुरू होगी, क्योंकि उन्होंने कहा कि इस पर उन्होंने अपनी एक पुस्तक में, नेहरू जी के लिए बोल रहे हैं वो, चर्चा करते हुए ग्लानि भी प्रकट की कि संकट के समय वे अपने साथियों का साथ नहीं दे पाए। यहां तक तो ठीक है, लेकिन जहां तक माफी की बात है, जेल की दीवारें मिट्टी की थी, नेहरू असहज हुए, सब हुआ होगा, लेकिन उन्होंने माफी मांगी होगी। इस विचार के खरीदार देश में फिलहाल कोई नजर नहीं आता। लेकिन चूंकि यह आरोप केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री के मुख से आया है, इस पर चर्चा तो होगी, बहस तो होगी। लोग जानना चाहते हैं कि आखिर सत्य है क्या। अभी तक, आज तक, आजादी के 75 वर्ष बीत गए कि आज कांग्रेस सत्ता से बाहर है। वर्षों से कांग्रेस पर जमकर प्रहार किए जाते हैं सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी द्वारा, लेकिन अभी तक किसी भी नेता ने कभी भी किसी मंच से यह आरोप नहीं लगाया है, बल्कि अब कहेंगे नहीं लगाया था, अब तो अनुराग ठाकुर ने लगा दिया कि पंडित नेहरू ने जेल से रिहाई के लिए ब्रिटिश शासकों से माफी मांगी थी। ये बात कही नहीं आई थी, इसलिए लोग चकित हैं। और जिस पुस्तक का हवाला, उन्होंने नाम नहीं बताया, एक पुस्तक बताया। अभी तक जितनी जानकारी हमें है, कुछ पुस्तकें हमने पढ़ी है, नेहरू की आत्मकथा भी पढ़ी है, उसमें माफी नामे का जिक्र कहीं नहीं आया है। और ध्यान रहे, यह जो उद्धृत किया अनुराग ठाकुर ने सावरकर को लेकर, क्योंकि सावरकर को माफी वीर कहा जाता है। सावरकर के ऊपर इन दिनों एक चर्चा आम हो गई है। महात्मा गांधी के मुकाबले उन्हें स्थापित करने की कोशिश की जा रही है सत्ता पक्ष के द्वारा। ठीक है, राजनीति में ऐसा होता है, वो करें, लेकिन इस तरह के जब आरोप आते हैं, उनके बचाव में उन्होंने जो अंग्रेजों से माफी मांगी थी, और सिर्फ माफी नहीं मांगी थी, जो तथ्य इतिहास के पन्नों में दर्ज हुआ यह कि उन्होंने ब्रिटिश शासकों को सहयोग देने का वादा भी किया था, और यह भी इतिहास में दर्ज है, और इसका कोई कभी खंडन नहीं किया गया। उन्होंने अंग्रेजों से पेंशन लेना स्वीकार किया, पेंशन लिया, पेंशन लेते थे, और पूरे देश में आज सावरकर
के नाम की चर्चा होती है तो विरोधी उन्हें माफी वीर के नाम से संबोधित करते हैं, चूंकि उन्होंने माफी मांगी थी। यह एक असहज स्थिति अवश्य सावरकर समर्थकों के लिए पैदा हो जाती है जब जब इसकी चर्चा होती है। और अभी चूंकि महाराष्ट्र में सावरकर के समर्थन में यात्राएं निकाली जा रही हैं, उन्हें महिमा मंडित किया जा रहा है, और कोशिश तो यह है, जो तथ्य सामने उभर करके आ रहे हैं, उन्हें महात्मा गांधी के ऊपर नहीं तो कम से कम समकक्ष स्थापित किया जाए। यह प्रयास होते हैं, और इसके लिए जरूरी है कि पहले उन पर जो कोई कलंक का टीका लगा हुआ है ब्रिटिश शासकों से माफी मांगने का, उसे कैसे दूर किया जाए। दूर कर नहीं सकते, चूंकि इतिहास के पन्नों में दर्ज है, ऐतिहासिक तथ्य है वो। तब एक नया कल तथ्य सामने लाया, कथित रूप से तथ्य सामने लाया गया कि माफी तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी जेल से रिहाई के लिए अंग्रेजों से मांगी थी। दोहरा दूं कि इसके बाद यह खबर जब मीडिया में आई तो मेरी चर्चा कुछ जानकारों से, कुछ पुराने लोगों से हुई, कुछ इतिहासकारों से हुई। सभी चकित, आश्चर्यचकित कि यह तथ्य कहां से आया, और यह सच है कि अगर ऐसा हुआ होता तो इतिहास के पन्नों में दर्ज होता, और कोई भी नेहरू को इसके लिए बख्शता नहीं। आज जिस प्रकार से कांग्रेस के खिलाफ अभियान चलाया जाता है, विशेषकर नेहरू परिवार के खिलाफ, तो सबसे पहले इस कथित माफीनामे की चर्चा होती, लेकिन आज तक किसी ने नहीं की थी, विगत कल अनुराग ठाकुर को छोड़कर। और चूंकि अनुराग ठाकुर एक सामान्य नेता नहीं है, सामान्य भाजपा के नेता नहीं है, वे केंद्रीय मंत्री हैं, और उनकी पहचान एक अच्छे विश्लेषक के रूप में भी होती है। वे तथ्यों के आधार पर चर्चा करते हैं, अपनी पार्टी पर जब जब कोई आरोप लगते हैं उनका बचाव करते हैं, और कोई भी मौका कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करने का नहीं छोड़ते। यहां तक तो ठीक है, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप के दौर चलते हैं, और जो वर्तमान राजनीति का स्वरूप है उसमें एक विद्रोह रूप में ऐसी घटनाएं आम हो गई हैं, आरोप प्रत्यारोप की घटनाएं। बल्कि उनका स्तर और आरोप प्रत्यारोप के दौरान जिन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, वे इतने निम्न स्तरीय हो गए हैं, हो चले हैं, तो शर्म आती है कि हमारे भारत की राजनीति में ये हो क्या रहा है। ऐसा कभी नहीं हुआ था। आरोप एक दूसरे के ऊपर हमेशा लगते रहे। लोकतांत्रिक पद्धति में इसकी इजाजत संविधान हर दल को, हर व्यक्ति को देता है। इस पर किसी को आपत्ति नहीं होती है। बड़े बड़े आरोप लगे, आरोप लगने के बाद उनके जवाब सामने आया सब है। लेकिन आज तक पुनः दोहरा रहा हूं, अनुराग ठाकुर का जो यह नया आरोप जो है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी जेल से रिहाई के लिए माफी मांगी थी, इसके समर्थन में अभी तक कोई सामने नहीं आया। अब तक तो नहीं आया, तब तक तो कोई जानकारी नहीं थी, तो नई जानकारी है। लेकिन इसके बाद, उनके इस कथन के बाद जो चर्चा हो रही है, सभी चकित हैं, सभी इतिहास के पन्नों को पलट रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई जानकारी मिल नहीं रही। ऐसे में यह दोहराना ही होगा कि नेहरू और नेहरू परिवार के प्रति आप कुंठाग्रस्त हैं, जरूर हो रही है। आप पूर्वाग्रह ग्रसित हैं, जरूर हुई है। लेकिन इसके लिए जब आप नेहरू परिवार को कटघरे में खड़ा करते हैं तो तथ्यों के आधार पर कीजिए, जो बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। नेहरू को ईश्वर नहीं थे, वो भी एक पुरुष थे, एक मानव थे। उनसे भी जीवन में गलतियां हुई हैं, बहुत सारी ऐसी गलतियां हैं जो लोगों के ध्यान में है।
आप उसका उदाहरण दीजिए। लेकिन एक गलत तथ्य देकर अगर उन्हें कटघरे में खड़े करने की कोशिश कोई करता है, जैसे अनुराग ठाकुर ने किया, तो वह उचित नहीं है। मैं बता दूं, चूंकि उस कार्यक्रम में मैं मौजूद था, अनुराग ठाकुर ने जो संबोधन किया वहां उपस्थितों को, वह अत्यंत ही सार गर्भित और वैचारिक मंथन के लिए अनेक संदेश उन्होंने उसमें दिए। आज की राजनीति की चर्चा उन्होंने की, उनका विश्लेषण किया, उनके स्तर पर भी की चर्चा की, कई नई जानकारियां भी दी, लोगों ने उसकी प्रशंसा की। लेकिन यह जो अंश आया नेहरू को माफी मांगने का, इसके खरीदार के रूप में कोई सामने आने को तैयार नहीं है। आप नेहरू गांधी को, उनके परिवार को चाहे जो कह लें, जितनी आलोचना कर लें, लेकिन इस तथ्य से, इस ऐतिहासिक तथ्य से तो कोई इनकार नहीं करेगा कि ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में उनका योगदान अद्वितीय रहा है। वैसे में जब पंडित नेहरू को माफी वीर अर्थात सावरकर के एक अत्यंत ही कलंक युक्त माफीनामे के बचाव में पंडित नेहरू को भी उनके समकक्ष रखने की कोशिश की जाती है, तो निश्चय ही यह उस पतित राजनीति का एक हिस्सा माना जाएगा जिसकी आलोचना राष्ट्रीय स्तर पर सभी करते हैं। पक्ष विपक्ष दोनों करता है कि राजनीति का स्तर गिरता जा रहा है, एक दूसरे का चरित्र हनन अगर होता है तो उसका स्वागत है, लेकिन उसके समर्थन में दस्तावेज होने चाहिए, तथ्य सामने आने चाहिए। यूं ही अगर कल्पित बातें अगर कही जाती हैं, पुनः दोहरा दो, वो भी अगर एक केंद्रीय मंत्री के द्वारा, तो इस पर न केवल राष्ट्रीय बहस होगी, बल्कि यह एक भर्त्सना का विषय भी बनेगा। अब चूंकि यहां परेशानी यह है कि किसी गली चौराहे नुक्कड़ पर किसी सड़क छाप नेता ने यह बात नहीं की है। यह एक अत्यंत ही गंभीर प्रकृति के अच्छे विचारक के रूप में परिचित, एक तेज तर्रार युवा नेता के रूप में स्थापित केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के मुखारबिंद से बातें आई हैं, तो इसे एक झटके में खारिज भी नहीं किया सकता। इस पर चर्चा होगी, बहस होगी, जो शुरुआत हो गई है, हम आज भी बस इस पर चर्चा कर रहे हैं और यह चर्चा रुकने वाली नहीं है। अब इसमें चुनौती होगी अनुराग ठाकुर के सामने कि उन्होंने जो आरोप लगाए पंडित नेहरू के ऊपर, उन्हें माफी मांगने के ऊपर, उनके माफी मांगने के ऊपर उसके दस्तावेज, प्रमाण उन्हें जनता को देश के सामने देना पड़ेगा, रखना पड़ेगा, क्योंकि ये चूंकि पुनः दोहरा दो कि ये बात किसी सड़क छाप नेता ने नहीं कही है, यह एक अत्यंत ही गंभीर प्रकृति के जिम्मेदार केंद्रीय मंत्री, एक अच्छे विचारक अनुराग ठाकुर ने कही है। हम आप सभी आए दिन उनके विचारों से अवगत होते रहते हैं, जब खबरिया चैनलों पर उनको देखते हैं, उनकी प्रशंसा की जाती है। जिस रूप में वे अपनी बातों को, तथ्याधारित बातों को लोगों के सामने रखते हैं, तो वह एक अच्छा संदेश जाता है आम जनता के बीच में, उनकी प्रशंसा होती है। कोई आम राजनीतिकों से इतर गंभीरता के साथ अपनी बात रखते हैं और इस रूप में उनकी एक पहचान है। अनुराग ठाकुर की एक पहचान, अलग पहचान है।
एक अच्छे विचारक के रूप में, एक अच्छे चिंतक के रूप में भी उन्हें जाना जाता है। ऐसे में अगर वे अनुराग ठाकुर पंडित जवाहरलाल नेहरू पर ऐसा आरोप लगाते हैं तो इस पर तो बहस होगी और बहस लंबी चलेगी। और अब चुनौती सामने अनुराग ठाकुर के लिए ही है कि वे अपनी बातों को प्रमाणित करें, अपने आरोप के समर्थन में दस्तावेज प्रस्तुत करें। जनता, देश इसकी प्रतीक्षा करेगा। इसी संदर्भ में आगे बढ़ते हुए मैं यह कहने के लिए भी मजबूर हूं कि जिस मीडिया के ध्रुवीकरण पर परिचर्चा कल हुई और विद्वान पत्रकारों ने, राजनेताओं ने अपने विचार प्रकट किए, उस दौरान कार्यक्रम का उद्घाटन करने वाले राज्य के मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने कुछ अत्यंत ही विचारोत्तेजक बातें कही। उन्होंने स्पष्ट कहा कि आज के मीडिया अर्थात पत्रकारों के दिमाग में मोदी नाम बस गया है। कुछ के दिमाग में सकारात्मक रूप में, कुछ के दिमाग में नकारात्मक रूप में। यह एक तथ्य है, इससे पत्रकारों को बचना चाहिए। जो आरोप आज पत्रकारों पर, मीडिया पर लग रहा है, जिस ध्रुवीकरण की हम चर्चा कर रहे हैं, उसका आधार यही बनता है। हम पत्रकार हैं, हमारे ये पत्रकारीय धर्म है, हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है कि हम सत्ता को आईना दिखाएं। यह पत्रकारीय धर्म का अंग है, लेकिन यह सुनिश्चित करना भी हमारा दायित्व है कि उस आईने में जो कांच है उसके साथ कोई छेड़छाड़ न की जाए। वह जो सच है उसे ही सामने रखे। हम आईना क्यों दिखाते हैं? विशेषकर जगह सत्ता पक्ष को दिखाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर शासन की जिम्मेदारी है, लोगों के कल्याण की जिम्मेदारी है, लोगों के सुख दुख को निराकरण की जिम्मेदारी है, इसलिए उन्हें आईना दिखाते हैं। आईना हम इसलिए नहीं दिखाते कि वे अपने विद्रूप चेहरे को देखकर भयभीत हो जाए। हम आईना इसलिए दिखाते हैं क्योंकि चेहरे पर जो दाग धब्बे हैं उसकी जानकारी उन्हें मिले, ताकि उससे छुटकारा पाने का उपाय वो कर सके। वे स्वच्छ आकृति के साथ, स्वच्छ चेहरे के साथ जनता के सामने आए। आईना इसलिए दिखाते हैं, हम किसी का अपमान करने के लिए, उसे विद्रूप साबित करने के लिए आईना नहीं दिखाते हैं। इस बात को ध्यान में रखें। कार्यक्रम के आयोजक लोकमत मीडिया समूह के अध्यक्ष पूर्व सांसद विजय दर्डा ने दो टूक शब्दों में एक अच्छी बात को चिन्हित किया हुआ, यह कि आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कारण भ्रम की स्थिति पैदा होती है। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो उनका कहने का तात्पर्य देखिए, आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का एक बड़ा वर्ग, सभी नहीं, पूर्वाग्रही सोच के साथ गैर जिम्मेदार आचरण प्रदर्शित करता है। यह स्थिति पूरा हुआ ध्रुवीकरण की बात है, ध्रुवीकरण का आधार बनती है। यह ठीक है, बल्कि अगर इतिहास के पन्नों को पलटे तो ध्रुवीकरण आज की बात नहीं है। आजादी के पहले, आज 100 साल पहले भी ध्रुवीकरण हुआ है मीडिया का। ध्यान रखें, जब सन 1920 में डॉक्टर आम्बेडकर ने मराठी पाक्षिक मूक नायक का प्रकाशन शुरू किया था, तो पहले अग्रलेख में लिखते हुए और इसकी स्थिति स्पष्ट की थी। क्यों? कि तब समाज का वंचित दलित वर्ग इतना दबा हुआ था, इतना दबाया हुआ था कि उनमें जागरूकता पैदा करने के लिए, उन्हें एकजुट करने के लिए डॉक्टर आम्बेडकर ने मूक नायक का प्रकाशन शुरू किया था। और तब यह कहा गया था, उनकी ओर से कहा गया था कि बम्बई की मीडिया, उस समय जो समाचार पत्र मीडिया शब्द प्रचलित हुआ, प्रेस कहा जाता था, पर नियंत्रण सवर्णों का था। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। यह एक ऐतिहासिक तथ्य, ऐतिहासिक सच्चाई है। वैसे में यदा कदा, जैसा आम्बेडकर ने खुद कहा था, यदा कदा
ही उनके समाज अर्थात दलित समाज के ऊपर खबरें आती थी, और जो खबरें आती भी थी वह उनके विरोध में आती थी, उनके पक्ष में खबरें नहीं आती थी। इससे व्यथित होकर के, उससे विचलित होकर डॉक्टर आम्बेडकर ने मूक नायक का प्रकाशन शुरू किया था। मूक का अर्थ होता है मौन, नायक का परिचित है। इस टाइटल में ही सब कुछ निहित था। हालांकि इसको उन्होंने स्पष्ट किया और उसको आगे किया। अर्थात मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि अगर ध्रुवीकरण की बात करें तो 100 साल पहले भी हो चुका था। यह एक निरंतर प्रक्रिया है जो समय के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार, परिस्थितियों की मांग के अनुसार अपनी अपनी नीति में, अपने अपने विचारों में बदलाव मीडिया घराने करते रहे हैं। आज की स्थिति ऐसी है, जब हम ध्रुवीकरण की बात करेंगे, यह ठीक है कि कुछ अस्पष्ट कारणों से आज मीडिया का एक बड़ा वर्ग, बल्कि बहुत बड़ा वर्ग, आईना दिखाने के काम से, जिम्मेदारी से इतर सत्ता का पक्षधर हो गया है। आप जरूर पक्ष लें। अगर शासक, सरकार कुछ अच्छे काम करती है, जनहित में कदम उठाती है, उनकी प्रशंसा होनी चाहिए। उनके इस प्रयास को जन जन तक पहुंचाया जाना चाहिए, जानकारी दी जाना चाहिए कि हाँ, सरकार ये अच्छे काम कर रही है। यह मीडिया का दायित्व है। लेकिन अब स्थिति ऐसी बनी है कि आईना दिखाने के पीछे जो भावना मैंने कहा है, उस पर काले पर्दे डाल दिया जाता है। आज जो खबरें हैं, बहुत सारी ऐसी खबरें हैं जिसकी जानकारी जनता को होनी चाहिए, लेकिन चूंकि वे उन खबरों से सत्ता पक्ष को कटघरे में खड़ा होना पड़ता है, उन खबरों को दबा दिया जाता है, या तो उन्हें पूरी तरह से हटा दिया जाता है, या उनके हल्के पलके ढंग से प्रस्तुत किया जाता है ताकि उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ सके। यह पत्रकारिता धर्म के खिलाफ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज अगर मीडिया का ध्रुवीकरण होता है या हो चुका है, बहुत सारे कलवक्ताओं ने कहा कि नहीं, कोई ध्रुवीकरण नहीं हुआ, तो उनके पीछे जो भावना यही जो मिलता है कि समय समय पर परिस्थितियों के अनुसार बदलाव होते रहते हैं, लेकिन ध्रुवीकरण तो हुआ है, पूरी तरह से ध्रुवीकरण हुआ है। इसके पीछे अब कारण क्या है, यह अलग बहस का विषय है, एक शोध का विषय है कि क्या उनके ऊपर कोई दबाव है, और अगर दबाव है तो कहां से है, और उसका निराकरण क्या है, ताकि पवित्र पत्रकारिता की जो भावना है, जो सिद्धांत है, उसकी अक्षुण्णता कायम रखते हुए समाज में कोई असंतोष पैदा ना हो, लोगों के बीच में असहज भावना पैदा ना हो, उस दिशा में काम किया जा सके। मीडिया ऐसा चाहता है, पत्रकार ऐसा चाहते हैं, क्योंकि जिन जिन लोगों ने पत्रकारिता धर्म को अपनाया है, उन्होंने बहुत कुछ कुर्बानियां दी है और कुर्बानी देने को तैयार रहते हैं। वे जनहित में, देश हित में अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार है, बशर्ते कि उन्हें बगैर किसी दबाव के अपने कर्तव्य का निष्पादन करने दिया जाए। आज ऐसी स्थिति नहीं है। यह दुखद है, कड़वा सच है। मैंने कहा कि कारण क्या है, यह एक शोध का विषय है, लेकिन आज बहुतायत में ऐसा देखा जाता है कि आईना दिखाने वाले हाथ तो मौजूद हैं, लेकिन आईने में लगा कांच विश्वसनीय नहीं है। इसे सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी पत्रकारी जगत को ही है। बहुत सारे ऐसे मीडिया संस्थान हैं जिस मंच पर हम कल मौजूद थे, लोकमत पत्र समूह का, वो भी एक मंच है। क्योंकि मैं उससे जुड़ा रहा और देखा, बहुत नजदीक से देखा मैंने, आरंभ काल से आज तक देखता रहा हूँ, अभी भी किसी रूप में जुड़ा ही हुआ हूँ।
कि जब जब भी ऐसा अवसर आया है, अपने व्यवसायिक हित को अलग रखकर प्रबंधन ने पत्रकारीय धर्म और हित का साथ दिया है, और इसके लिए उनके संचालक साधुवाद के पात्र हैं। लोकमत पत्र समूह के संस्थापक आदरणीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जवाहरलाल दर्डा ने एक स्वप्न देखा था। जब मैं इस संस्थान में आया था, उनसे मेरी बातचीत हुई थी। बहुत सारे मेरे मन में कुछ जो शंकाएं थी, उनके राजनीतिक पार्श्व को लेकर कुछ दुविधा थी, उसका निराकरण करते हुए उन्होंने एक वाक्य कहा था, विनोद जी, व्यवसाय अपनी जगह, पत्रकारिता अपनी जगह, हम पत्रकारिता करेंगे, इसके लिए कुछ भी कुर्बानी करने की जरूरत पड़ेगी, हम उसके लिए तैयार हैं, लेकिन पत्रकारीय धर्म के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता। एक संपादक के रूप में मुझे इस प्रकार से आजादी दी गई, छूट दी गई। नतीजा हुआ कि हम लोग बगैर किसी दबाव के अपना संपादकीय दायित्व निभाते रहे, अपने पत्रकारीय धर्म निभाते रहे, और तब जाकर के आज वह समूह पूरे देश में एक विश्वसनीय मीडिया संस्थान के रूप में स्थापित हो चुका है। यह एक उदाहरण है अन्य संस्थानों के लिए कि व्यवसाय अपनी जगह, राजनीति अपनी जगह, लेकिन इन सबों से इतर पत्रकारीय धर्म सर्वोपरि है। उस पर चलने के बाद ही आप स्वयं को पत्रकार कह पाएंगे, मीडिया कर्मी कह पाएंगे, या पत्रकारीय धर्म के पोषक कहे जाएंगे।